हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके साथ आ चुके हैं। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एक और नई जो वैकेंसीज का फॉर्म अभी फिलअप होना बंद हुआ है, एएनएम 10,709 की बात कर रहा हूं। इन सारे कैंडिडेटों को परेशान नहीं होना है बिल्कुल रूप से, क्योंकि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग को बोला था कि आप लोग परेशान मत होइए, सबको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेटों को यहाँ पर मार्क अच्छे होंगे, कट ऑफ पास करेंगे, उन लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। गलत हो गया उसको भी कोई परेशानी नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, गलती वालों को भी बुलाया जाएगा। अगर उसका मार्क सही होंगे और वो कट ऑफ पार करेंगे तो ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलेंगे। और ये जो जानकारी है, मैं कह रहा हूँ परेशान क्यों नहीं होना है, काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। ये सारी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले तो मैं आपको एक अपने तरफ से एक जो न्यूज़ कलेक्ट करके होता है वो मैंने बोला था, लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि क्या एक ऑफिशियल जानकारी है या नहीं। ऐसे ही बोलने से नहीं होता है। मैं जब भी बात करता हूं आप लोग के सामने तो एक ऑफिशियल नोटिस रहता है। मैं सारे चीज़ को ओपनली नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बहुत कुछ गोपनीय भी होते हैं जिसे गोपनीय रखना पड़ता है। तो आप लोग इस बात को समझेंगे और थोड़ा जानकारी को बी पॉजिटिव रख के अपने माइंड में सेट करेंगे। चलिए, अब यहाँ तो नोटिस भी जारी कर दिया गया, तो अब आप लोग देख लीजिए, खुद विश्वास हो जाएगा कि हमने सही बोला था या नहीं बोला था। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नोटिस बिल्कुल रूप से देखिएगा 16/9/2022 के डेट में जारी किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना। दोस्तों पूरा देखिएगा, ये आपका नोटिस नहीं है, एएनएम का नोटिस नहीं है, लेकिन इसी नोटिस में सारी बात मेंशन किया गया है। और पिछले जो भी यहाँ पर नोटिस जारी किए गए थे सारे वैकेंसीज में ये बात मेंशन किए गए थे, तो आपकी भी वैकेंसीज में ये बातें मेंशन होगा, बिल्कुल रूप से होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये विज्ञापन संख्या 3/2022 का जो काउंसलिंग किया गया था उसके रिगार्डिंग है। काउंसलिंग होने के बाद स्टूडेंटों से उनके द्वारा जो आपत्ति होती है वो आपत्ति लेने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। अब मैं पॉइंट पर चलूँगा। पॉइंट पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को बिल्कुल रूप से देखेंगे। इस 4 पॉइंट को आप लोग गौर से देखेंगे जो सारे वैकेंसीज पर लागू होते हैं बीटीएससी के अंतर्गत। सबसे पहला बात यहाँ पर देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन में जिस भी कोटि में दावा किया गया है परंतु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण पत्र दिया गया है अथवा निर्धारित तिथि यथा 15/7/2022 के बाद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि में रखा गया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपने ऑनलाइन आवेदन तो कर लिया, ऑनलाइन आवेदन कर लिए, और ऑनलाइन आवेदन में क्या हुआ कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कास्ट गलती कर चुके हैं। कास्ट गलती करने का मतलब ये हुआ कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईबीसी कैटेगरी के आते हैं। याद रखिएगा, ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं लेकिन वो बीसी भर दिया, ये गलती कर दिया है। बहुत ऐसे कैटेगरी है जो एससी कैटेगरी के हैं लेकिन वो एसटी भर दिए हैं, तो ये मिस्टेक से भर दिए हैं, उल्टा पुल्टा हो गया। तो उन सारे कैंडिडेटों का कहना है, उन सारे कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने कोटि कोई भी गलती भर दी हो लेकिन आपको अगर काउंसलिंग में बुलाया गया है तो आपको जनरल से बुलाए जाएंगे, सामान्य कोटि में रखा गया है। तो अगर आप गलत भी भर दिए हो तो परेशान नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके मार्क अच्छे होंगे, जनरल का कट ऑफ अगर आप लोग पार कर जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होंगे। बस यही है कि आप लोग को जनरल का कट ऑफ मार्क पार करना होगा। अगर आप कैटेगरी भरने में गलती किए हो तो फिर कोई दिक्कतें नहीं होंगी, ये चीज़ समझिए। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया परंतु जाति अथवा क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि में रखा गया है। यहाँ पर देख लो, स्पष्ट लिखा हुआ है महिला कैंडिडेट के लिए, और एएनएम वाले में ज़्यादा यानी कि पूरे तो महिला ही हैं। क्या लिखा गया है कि वैसे महिला जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया, यानी कि आरक्षित कोटि में दावा आपने कर दिया परंतु आपका जो जाति प्रमाण पत्र है या फिर क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र है वो पति के नाम से निर्गत है, तो उसको जनरल में रखा जाएगा। यानी जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी की महिला हो या फिर एसटी कैटेगरी को हो या फिर ईबीसी कैटेगरी के हो आप लोग या फिर बीसी कैटेगरी के हो, अगर आप ये जो आरक्षित कैटेगरी होते हैं अगर इस कैटेगरी से हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ना वो पिता के नाम से होना चाहिए, पिता के नाम से। अगर आप पति के नाम से दिए होंगे, यहाँ पर देख लीजिए, पति के नाम से दिए होंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन वही बात होगा कि आपको जनरल में कर दिया जाएगा। ठीक है, जनरल में रख दिया जाएगा। तो यही चीज़ है, जो कैंडिडेट सही अपलोड किए होंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गलती से अपलोड कर दिए हैं पति के नाम से बना करके उसको भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपके मार्क अच्छे होंगे तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार करेंगे, और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने में कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होगा। चलिए, एक और पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा, वैसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता विज्ञापन के अनुरूप नहीं पाया गया है
उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ योग्यता का बात कर रहा है। यानी कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो मान लो कि एएनएम पास आउट हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एएनएम पास आउट हैं और वो क्या करते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर दिए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीएनएम पास आउट है फिर भी वो फॉर्म को अप्लाई कर दिए। सिर्फ जीएनएम वाले के लिए यहाँ पर नहीं है। अगर आप एएनएम प्लस जीएनएम हो, याद रखिएगा, एएनएम के बाद पहले एएनएम होना चाहिए, उसके बाद जीएनएम होना चाहिए, तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको ज़्यादा सिलेक्शन मिलने में आपको मौका मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ जीएनएम कर रखा है और फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं तो आपका फॉर्म को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देगा, आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि योग्यता जो मांगा गया है विज्ञापन के अनुरूप वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट में बात करूंगा, वैसे अभियात्री जो संविदा के आधार पर खाद्य विश्लेषक के पद पर कार्यरत नहीं पाए गए हैं उन्हें कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया। यानी सीधी बात है दोस्तों कि वैसे कैंडिडेट जो संविदा के आधार पर हो और एएनएम अगर आपने काम कर लिए हो एएनएम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या किया कि डेली बेस पर यहाँ पर जॉब किए हैं, जैसे कि कोरोना टाइम में क्या हुआ कि डेली बेस पर काम किए हैं, लेकिन डेली बेस वाले को यहाँ पर कोई मार्क नहीं मिलेगा। चूंकि ये संविदा की बात चल रही है तो संविदा के आधार पर होना चाहिए, वो भी बिहार सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पर है तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि विज्ञापन के अनुरूप ये सही नहीं है और डिपार्टमेंट जो है सिर्फ विज्ञापन के अनुसार चलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो संविदा वाले जो भी हो उनको वेटेज बिल्कुल रूप से मिलेगा। 1 साल के लिए जो 5 नंबर दिए जाते हैं वो बिल्कुल रूप से दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, आपने ये सारे पॉइंट को समझ लिया जो कि आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगे, अब किसी को परेशान नहीं होना है। अब जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो डॉक्यूमेंट आपने गलत भी अपलोड कर दिया तो कोई परेशानी नहीं है। ये सारी चीज़ काउंसलिंग में देखा जाता है, काउंसलिंग में आपको बुलाए जाएंगे और काउंसलिंग में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ को एक एक करके देखा जाता है। छोटी मोटी गलती होती है तो उसको वहाँ पर निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसके लिए आप एक एफिडेविट बना कर लेकर जाएंगे, मैं बताऊँगा काउंसलिंग के टाइम में। इसलिए किसी को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होना है। बस मैं अभी भी कहूँगा कि आप लोग दलाल से सावधान रहिए। पैसा ठगने वाले आपके पास बहुत आ सकते हैं, बहुत कॉल आएंगे, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन इनसे आप लोग को हट के रहना है, नहीं तो आपके पैसा बर्बाद हो जाएंगे, आप भी फंसेंगे, आपको नौकरी भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में मार्क बेसिस पर चल रही है प्रक्रिया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर कुछ नहीं होता है और नहीं आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना है। मैं सब दिन बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, अब आप लोग खुद से समझिए, ये आपकी पर्सनल मैटर है, ठीक है, मेरी तरफ से मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग को परेशान नहीं होना है, ये देख लिए हो नोटिस। इसी तरह से सारे विज्ञापन में नोटिस जारी किए जाते हैं सारे वैकेंसीज के लिए और आपको कोई परेशानी नहीं लेना है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको एक और नई जानकारी के साथ अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।